भारत की ब्रह्मपुत्र नदी 2948 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की 29वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी जलधारा 19,200 क्यूबिक लीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार ये उत्तरी भारत के इस महान जलमार्ग को मात्रा के मामले में शीर्ष 10 में शामिल करती है। ये एक विशाल जलमार्ग है जो अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली पृथ्वी की एकमात्र नदी है। शिलोंग से डॉकी साइड जाते वक्त आधा रास्ता चलने के बाद आपको ये व्यू पॉइंट मिल सकता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ पे भी लोग काफ़ी देर तक एंजॉय करते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर वशिष्ठ मंदिर गुवाहाटी शहर के दक्षिण पूर्व कोने में बेलटोला में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। गरबा का रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थित ये असम के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और गुवाहाटी में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से भी ये एक माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित वशिष्ठ मंदिर वशिष्ठ आश्रम के परिसर में स्थित है। मंदिर का निर्माण अहोम राजा राजेश्वर सिंह ने 1764 ईस्वी में करवाया था। राजा ने आश्रम को 835 बीघा जमीन भी भेंट की थी। वशिष्ठ आश्रम का इतिहास जहां मंदिर स्थित है वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार आश्रम की स्थापना ऋषि वशिष्ठ ने की थी और माना जाता है कि ये ऋषि का घर था। ऐसा माना जाता है कि महान संत की मृत्यु इसी आश्रम में हुई थी। मंदिर को ठेठ कामरूप वास्तुकला में बनाया गया है। मृत्यु गर्भगृह में भगवान शिव को लिंगम के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ये मंदिर पहाड़ी नदी के किनारे पर स्थित है जो मेघालय की पहाड़ियों से निकलती है और आगे चलकर वशिष्ठ नदी बन जाती है जो शहर से होकर बहती है। आश्रम में एक गुफा है जहां प्राचीन काल में ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। आप वशिष्ठ गणेश मंदिर भी जा सकते हैं जो पास में ही स्थित है। मेघालय के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक सेवन सिस्टर वाटरफॉल चेरापूंजी शहर से 4 किलोमीटर और मावोसमई गांव से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस झरने को मावोसमई फॉल्स या नरसिंगथियांग फॉल्स भी कहा जाता है। ये पूर्वी खासी हिल्स जिले में है। इसे भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक कहा जाता है। ये है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल और इसका पीछे एक दुखद कहानी भी है। नौकालिकाई दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा झरना है और ये झरना 340 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं और ये प्रकृति के अद्भुत दृश्य को प्रस्तुत करता है। ये झरना मेघालय में चिरापुंजी के पास पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। कहा जाता है कि इस जलप्रपात का नाम कालिकाई नाम की महिला की दुखद कहानी बयान करता है। कालिकाई नाम की महिला ने अपनी पति की मौत के बाद एक दूसरे पुरुष से शादी की थी। अपने बच्चे के लालन पालन के लिए कालिकाई को कुली तक बनना पड़ा। अपनी बेटी की परवरिश में ज़्यादा वक्त देने का कारण वो अपने पति को उस तरह से प्यार कर नहीं पा रहे थे जिस वजह से उसका पति के मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हुआ और वो अपने बेटी को मार डाला और यही नहीं उसको मार के उसका मांस भी खा गए। ये बात जब इस महिला को पता लगा बाद में तो इन्होंने यहाँ से कूदकर जान दे दी। दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीपों में से ये एक है। उमानंद को मोर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम अंग्रेजों द्वारा इसके आकार के कारण दिया गया था। ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में कोई किंवदंती प्रचलित है। ये प्राचीन और अद्भुत है। ये द्वीप लुप्तप्राय गोल्डन लंगूर प्रजाति का भी घर है जिन्हें हिमालयी लंगूर के अनुसार काफी पवित्र माना जाता है। प्रसिद्ध भुवनेश्वरी मंदिर एक पवित्र प्राचीन मंदिर है जिसे भुवनेश्वरी देवी के सम्मान में बनाया गया जो नीलाचल की पहाड़ी पर स्थित है और ये गुवाहाटी में कामाख्या देवी के प्रसिद्ध मंदिरों से थोड़ा सा अधिक है।
हिंदू धर्म के अनुसार भुवनेश्वरी देवी 10 महाविद्या देवी में से चौथा देवी है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। पत्थरों से बने इस मंदिर की संरचना कामाख्या मंदिर से काफी मिलती जुलती है और यहाँ से आप सुरम्य वातावरण का आनंद ले सकते हैं। गुवाहाटी से शिलांग जाने के वक्त ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हो इसको आप उपलब्ध कर सकते हो। कुछ देर आप अगर यहाँ पे रुकोगे तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये झील। शिलांग की सड़कें कई चर्चों और गिरजाघरों से सजी है। वे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वास्तुकला का दृष्टि से भी लोकप्रिय है। ये शिलांग के महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण है जिन्हें शिलांग की अपनी यात्रा के कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। जिन अंग्रेजों ने शिलांग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था वो इसे एक छोटा इंग्लैंड बनाना चाहते थे और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने शहर में हर जगह कई चर्च और गिरजाघरों का निर्माण किया। अधिकांश चर्च और गिरजाघर इतने विशाल है कि एक बार में कुछ हजार उपासक बैठ सकते हैं। शिलांग से सुबह सुबह आपको निकलना पड़ता है डॉकी बॉर्डर देखने के लिए, लेकिन 3 घंटे कंटिन्यू जर्नी नहीं कर पाते और सुबह नाश्ता करके भी निकलना संभव नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आप रुक जाइए। ये बहुत ही खूबसूरत एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पे खाना पीना भी कर सकते हो और सुंदर व्यू का नज़ारा भी आप यहाँ पे ले सकते हो। बहुत ही खूबसूरत एक जगह है यहाँ पे। मैं अभी बात करूंगा लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। आपने बहुत से पुल देखे होंगे लेकिन जिंदा पैरों के जोड़ों से बनाया गया पुल शायद ही देखा होगा। इस पुल को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। ये आज भी इतना मजबूत है कि इस पर 50 लोग एक साथ आराम से चल सकते हैं। इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। आप अगर मेरा पहले वाला जो वीडियो आप देखे होंगे तो सारे जानकारी उसमें डिटेल्स में मैं दिया हूँ। बहुत ही खूबसूरत एक स्थान है, यहाँ पे अवश्य विजिट करना चाहिए। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव का अवार्ड मिल चुका है इस स्थान को। ये माओलिंग गांव है। यहाँ पे पहुँचेंगे तो 123 घर आप इस गांव में देख पाओगे। ज़्यादातर घर में यहाँ पे होम स्टे का सुविधा है। खाना पीना भी यहाँ पे उपलब्ध है। होटल वगैरह है, रेस्टोरेंट है और यहाँ से बांग्लादेश का नज़ारा भी आप देख सकते हो। ऊपर पेड़ पे यहाँ पे इन्होंने बना के रखे है हाट टाइप। उस हाट में चढ़ोगे तो यहाँ से सामने जो व्यू देखोगे तो बांग्लादेश का खूबसूरत व्यू यहाँ से देख पाओगे। आप अगर बांग्लादेश जाना चाहते हो तो मेघालय थ्रू भी जा सकते हो। यहाँ के बॉर्डर है, इंडिया साइड का बॉर्डर का नाम है डॉकी और बांग्लादेश साइड का बॉर्डर का नाम है तमाविल। तो इस स्थान दर्शन के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने से पहले ये वाटरफॉल्स आप देख पाओगे, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे अगर हो सके 2-4 मिनट यहाँ पे रुकिए और इस वाटरफॉल का आनंद लीजिए। शिलांग टूर का दौरान आप जब चेरापूंजी साइड में जाओगे तो सबसे पहले 29 किलोमीटर चलने के बाद ये स्थान आप देख पाओगे। ये बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। यहाँ पे भी आपको आधा पौने घंटा समय दिया जाएगा और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक नीचे एक वाटरफॉल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अलग से 50 रुपये का टिकट के साथ ही जाना होगा। अदरवाइज मिड पॉइंट तक जा कर के नीचे थोड़ा सा जगह है, वहाँ पे उस जगह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस एरिया को। बहुत ही खूबसूरत एक जगह है।
ये स्थान सिर्फ इको पार्क का नाम से ही जाना नहीं जाता है, ये एक मिसिंग वाटरफॉल्स भी है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटरफॉल है आप देख पाओगे आगे जाओगे तो उस वाटरफॉल का पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, कुछ पता नहीं लगेगा। इसीलिए इस स्थान का नाम दिया गया मिसिंग वाटरफॉल्स एरिया इंक्लूडिंग इको पार्क। तो ये सारे जगह एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही अच्छा एक पार्क है। देखिए लंबा चौड़ा कितना लंबा ये पार्क है। आप पैदल में जाओगे तो 10 से 12 मिनट यहाँ पे चलते ही आपको जाओगे, और आधा से पौने घंटा आप यहाँ पे आप दे सकते हो। इस स्थान को चेरापूंजी साइड में जाओगे तो ये स्थान आप विजिट कर पाओगे। बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है। थांगखरंग पार्क एंड कायरिम वाटरफॉल, ये स्थान देखने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ये स्थान भी बहुत ही एक खूबसूरत स्थान है। खास करके यहाँ का जो पार्क है बहुत ही सुंदर एक पार्क यहाँ पे आप देख पाओगे। पार्क के बाहर का नज़ारा अभी देख पा रहे हो। और ये जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रैकिंग भी इस स्थान पे आकर के कर सकते हो। आप अगर मेरा फुल वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियर दिया गया है पार्क के बारे में, सारी जानकारी भी मैं उसमें इंक्लूड किया हूँ। रामकृष्ण मिशन चेरापूंजी में एक जनजातीय संस्कृति संग्रहालय और एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। जनजातीय संस्कृति संग्रहालय पूर्वी खासी पहाड़ियों की संस्कृति को प्रदर्शित करता है और मानव विज्ञान संग्रहालय खासी जनजातियों को कलाकृति और अन्य हस्तशिल्पों की प्रदर्शित करता है। 20 अक्टूबर 1952 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चेरापूंजी मिशन की आधारशिला रखी थी। आश्रम के भीतर स्थित 2 संग्रहालय में विविध प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। आदिवासी संस्कृति संग्रहालय कई पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करते हैं। संग्रह में कृषि, पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्र, कपड़े, आभूषण, टोकरी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और बहुत कुछ से संबंधित वस्तुएं शामिल है। रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थान शांति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। आश्रम के अलावा इसमें कई प्रदर्शनी अनुभाग है, संग्रहालय, स्कूल, मंदिर, शोरूम, पुस्तकालय, बुनाई कक्ष और बहुत कुछ। इसमें आकर आप आश्रम के बारे में जान सकते हैं। यहाँ छात्रों के लिए कई त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम, मिलन समारोह और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आप विवेकानंद के जीवन शैली के बारे में भी यहाँ पे आकर जान सकते हो। मेरा ये पेशकश आपको कैसे लगा जरूर कमेंट्स करें। आप मुझे सजेशन दें और किस टाइप का वीडियो आप देखने का पसंद करेंगे आप मुझे वो भी बताइए, ताकि आपका हिसाब से हम अपना वीडियो बना सके। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बहुत सारे वीडियो हम और भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पास पहुँचे। शेयर करना भी ना भूलें। अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।